हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर स्टडी चैनल टारगेट अचीवर्स। गाइज, मैं आर के पटेल CISF एक्ट एंड रूल्स वीडियो सीरीज का यह सेकेंड पार्ट लेकर आया हूं। तो चलिए शुरू करते हैं। यह रहा क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन एक प्रमुख दंड नहीं है? विच एमंग द फॉलोइंग इज नॉट अ मेजर पेनाल्टी? तो आप एक बार सोच लीजिए इसका आंसर क्या होगा। इसका सही आंसर होगा पदोन्नति की रोक, यानी विथहोल्डिंग ऑफ प्रमोशन। अगर किसी के प्रमोशन को रोक लिया जाता है तो वह मेजर पेनाल्टी में नहीं आता है। इसके अलावा अनिवार्य सेवानिवृत्ति, निचले रैंक पर पदोन्नति यानी डिमोशन टू लोअर रैंक, और 4 वर्ष के लिए वेतन में एक निचले स्तर पर कटौती यानी रिडक्शन टू अ लोअर स्टेज इन टाइम स्केल ऑफ पे फॉर 4 ईयर्स, ये तीनों जो हैं ये मेजर पेनाल्टी में आते हैं। और यही जो ऑप्शन डी है, 4 वर्षों के लिए वेतन में एक निचले स्तर पर कटौती, यह अगर 3 साल तक होता है तो यह माइनर पेनाल्टी कहलाता है, परंतु जब 4 साल या उससे ऊपर जाता है तो मेजर पेनाल्टी हो जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, छोटी सज़ा कितने दिनों से अधिक नहीं हो सकती है? PT पनिशमेंट शैल नॉट बी एक्सीड द डेज। तो इसका आंसर आप एक बार सोच लीजिए, फिर मैं बता रहा हूँ। इसका सही आंसर हो जाएगा 14 डेज, यानी 14 दिन से ऊपर किसी भी तरह का PT पनिशमेंट नहीं होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन एक संशोधन प्राधिकारी नहीं है? हु एमंग द फॉलोइंग इज नॉट अ रिवाइजिंग अथॉरिटी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा डिप्टी कमांडेंट। जो डिप्टी कमांडेंट है यह किसी तरह का संशोधन प्राधिकारी नहीं होता है। इसके अलावा कमांडेंट, DIG और IG ये संशोधन प्राधिकारी यानी कि रिवाइजिंग अथॉरिटी होते हैं। अगर आप इन तीनों लोगों के पास अपने पनिशमेंट के अगेंस्ट रिक्वेस्ट करने जाते हैं तो हो सकता है कि ये आपके पनिशमेंट को समाप्त कर दें या मॉडिफाई कर दें। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, अपील करने का अधिकतम समय सीमा क्या है? मैक्सिमम टाइम लिमिट टू सबमिट अपील इज। तो इसमें बताना है कि मैक्सिमम कितने टाइम के अंदर आप अपने पनिशमेंट के अगेंस्ट अपील कर सकते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 30 डेज। अगर आप 30 दिन के अंदर अपील नहीं करते हैं अपने पनिशमेंट के अगेंस्ट तो फिर आपका अपील नहीं मान्य होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, किस आदेश के खिलाफ कोई अपील नहीं की जा सकती है? देयर इज नो अपील अगेंस्ट द ऑर्डर ऑफ। तो किसी भी बल सदस्य को कौन सा आदेश होता है जिसके खिलाफ अपील नहीं किया जा सकता? तो इसका सही आंसर होगा निलंबन यानी सस्पेंशन। अगर कोई भी व्यक्ति सस्पेंड करार दिया जाता है तो वह इसके खिलाफ अपील नहीं कर सकता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन किसी बल सदस्य पर इंक्वायरी करने की मान्यता देता है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज एप्लीकेबल टू मेंबर ऑफ द फोर्स रिगार्डिंग इंक्वायरी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आर्टिकल 311। आर्टिकल 311 के तहत किसी भी बल सदस्य पर इंक्वायरी करने का प्रावधान है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, किस पर निचले रैंक पर पदोन्नति का दंड नहीं लगाया जा सकता? द पेनाल्टी ऑफ रिडक्शन टू लोअर रैंक शैल नॉट बी इम्पोज्ड ऑन। पूछा जा रहा है कि कौन ऐसा पद है जिस पर पदोन्नति यानी उसके निचले रैंक पर उसे डिमोशन देने का पनिशमेंट नहीं लगाया जा सकता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सीधा नियुक्ति प्राप्त किया सब इंस्पेक्टर, डायरेक्टली अपॉइंटेड सब इंस्पेक्टर। क्योंकि कोई भी व्यक्ति, कोई भी बल सदस्य जो होता है वह अपने स्टार्टिंग वाले पोस्ट, जिस पोस्ट पे वो भर्ती होता है उससे नीचे डिमोशन नहीं ले सकता है। तो जो सीधा नियुक्ति प्राप्त किया हुआ सब इंस्पेक्टर होता है यह स्टार्टिंग होता है उसका, तो इससे नीचे वह नहीं जा सकता। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, न्यूनतम कितना साल पूरा कर लेने के बाद किसी नामांकित बल सदस्य को अनिवार्य सेवानिवृत्ति की सज़ा दी जा सकती है? द पेनाल्टी ऑफ कंपल्सरी रिटायरमेंट शैल बी इम्पोज्ड ऑन एन इनरोल्ड मेंबर ऑफ द फोर्स हु हैव कंप्लीटेड मिनिमम। तो कितना साल कंप्लीट कर ले कोई बल सदस्य, कोई भी इनरोल्ड मेंबर ऑफ फोर्स यानी कि कोई भी नामांकित बल सदस्य जिसे कंपल्सरी रिटायरमेंट दिया जा सकता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 20 साल की सेवा, 20 ईयर्स ऑफ सर्विस। अगर कोई व्यक्ति 20 साल की सेवा, मिनिमम 20 साल की सेवा कंप्लीट कर लेता है तो उसे कंपल्सरी रिटायरमेंट दिया जा सकता है एक पनिशमेंट के रूप में। अगला क्वेश्चन देखते हैं।
क्वेश्चन है, निलंबन की समीक्षा के दौरान निर्वाह भत्ता क्या होगा? ड्यूरिंग रिव्यू ऑफ सस्पेंशन द सब्सटेंस अलाउंस में बी। पूछा जा रहा है कि अगर कोई व्यक्ति सस्पेंड है तो जब उसके ऊपर इंक्वायरी चल रही है उस दौरान उसका निर्वाह भत्ता क्या होगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा कैन नॉट बी इंक्रीज और डिक्रीज, यानी जो उसका निर्वाह भत्ता पहले था वही तब भी होगा जब वो सस्पेंड है, ना तो वो घट सकता है और ना ही उसका निर्वाह भत्ता बढ़ सकता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, निलंबन की अधिकतम अवधि कितनी हो सकती है? द मैक्सिमम पीरियड ऑफ सस्पेंशन शैल बी। मतलब कोई व्यक्ति सस्पेंड होता है तो कितने महीने तक मैक्सिमम सस्पेंड रह सकता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 3 मंथ्स। कोई भी व्यक्ति 3 मंथ से ज़्यादा, 3 महीने से ज़्यादा सस्पेंड नहीं हो सकता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, निलंबित किया गया व्यक्ति किसका हकदार होगा? अ पर्सन सस्पेंडेड शैल बी इंटाइटल्ड टू। अगर कोई व्यक्ति निलंबित है तो वो किस चीज़ का हकदार होगा, उसके वेतन में क्या हक होगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा केवल निर्वाह भत्ता, यानी ओनली सब्सटेंस अलाउंस उसे मिलेगा। ठीक है, इसके आगे देखते हैं क्वेश्चन। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से क्या एक छोटा मोटा दंड नहीं है? विच एमंग द फॉलोइंग इज नॉट अ माइनर पेनाल्टी। बताना है कि इन चारों ऑप्शन में से कौन ऐसा है जो कि माइनर पेनाल्टी नहीं है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 4 वर्षों के लिए वेतन में एक निचले स्तर पर कटौती, यानी रिडक्शन टू अ लोअर स्टेज इन टाइम स्केल ऑफ पे फॉर 4 ईयर्स। यह जो है यह मेजर पनिशमेंट है। बाकी सेंसर और 7 दिनों के लिए वेतन की कटौती ये माइनर पेनाल्टी है। वही 4 साल से नीचे 3 साल तक का जो वेतन का कटौती होता है निचले स्तर तक, वह माइनर पेनाल्टी में आता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, निलंबन क्या है? सस्पेंशन इज। तो सस्पेंशन के बारे में पूछा जा रहा है कि यह क्या है, ये किस तरीके का प्रावधान है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा एक प्रशासनिक आदेश, एन एडमिनिस्ट्रेटिव ऑर्डर। यह एक प्रशासनिक आदेश होता है, यह किसी प्रकार का दंड नहीं होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, निलंबन क्या है? सस्पेंशन इज। क्वेश्चन वही है लेकिन इसका ऑप्शन अलग है, तो इसमें इसका सही आंसर हो जाएगा कोई सज़ा नहीं, नॉट अ पेनाल्टी। निलंबन जो है, सस्पेंड व्यक्ति जो है वह किसी प्रकार का सज़ा का भोगी नहीं होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, CISF के नियम 36 के तहत इंस्पेक्टर के लिए चार्जशीट कौन जारी कर सकता है? हु कैन इश्यू चार्जशीट टू एन इंस्पेक्टर अंडर रूल 36 ऑफ CISF। तो किसी भी इंस्पेक्टर के लिए CISF के नियम 36 के तहत कौन चार्जशीट जारी कर सकता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ द एबव, यानी कि असिस्टेंट कमांडेंट और DIG, ये तीनों इंस्पेक्टर के विरुद्ध चार्जशीट जारी कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, एक कांस्टेबल के लिए सेवा में समाप्ति का आदेश कौन रद्द कर सकता है? एन ऑर्डर ऑफ टर्मिनेशन फ्रॉम सर्विस टू अ कांस्टेबल शैल बी रिवोक्ड बाई। यानी किसी भी कांस्टेबल को जब टर्मिनेटेड फ्रॉम सर्विस का पनिशमेंट दिया जाता है तो उसे कौन रद्द कर सकता है, उसे कौन कैंसिल कर सकता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा IG। जो इंस्पेक्टर जनरल हैं वो किसी भी कांस्टेबल के ऊपर लगे टर्मिनेशन फ्रॉम सर्विस का पनिशमेंट रद्द कर सकते हैं। दोस्तों, मैंने इस सीरीज़ का पहला वीडियो जो अपलोड किया था उस पर आप सभी का बहुत अच्छा रिस्पांस मिला था, जिससे मैं मोटिवेट होकर आप लोगों के लिए CISF LDC से संबंधित सब्जेक्ट वाइज 50 क्वेश्चन का सेट शुरू करने की सोच रहा हूं, जो बिल्कुल डिपार्टमेंटल एग्ज़ाम के पैटर्न पर आधारित होगा। अगर आप चाहते हैं कि सब्जेक्ट वाइज वीडियो लाया जाए तो कमेंट में यस लिख दें। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, तलाशी करने के बाद एक सूची तैयार की जाती है जिस पर किसके हस्ताक्षर किए जाते हैं? आफ्टर कंडक्टिंग सर्च एन इन्वेंट्री शैल बी प्रिपेयर्ड एंड विच विल बी साइंड बाई। मतलब कि जब तलाशी की जाती है, जब सर्च किया जाता है तो इसके बाद एक सूची तैयार की जाती है। सूची में तैयार किया जाता है, लिखा जाता है कि क्या मिला और हमने क्या प्राप्त किया, और ये सारी सूची तैयार होने के बाद उस पर सिग्नेचर किया जाता है। तो कौन सिग्नेचर करता है? तो सिग्नेचर 2 लोग करते हैं। एक होता है गवाह जो हम मौजूद होता है, और दूसरा होता है तलाशी लेने वाला अधिकारी, यानी बोथ विटनेस एंड ऑफिसर कंडक्टिंग सर्च। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, गिरफ्तार किए गए व्यक्ति को किसे सौंपना चाहिए? द अरेस्टेड पर्सन शुड बी हैंडेड ओवर टू। तो अगर CISF ने
किसी भी व्यक्ति को गिरफ्तार कर लिया है तो उसे किस व्यक्ति को सौंपेगा, यानी किस अथॉरिटी को सौंपेगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा पुलिस ऑफिसर को, पुलिस स्टेशन से बाहर भी। अ पुलिस ऑफिसर इवन आउटसाइड द पुलिस स्टेशन, यानी ज़रूरी नहीं है कि आप उस अपराधी को जाकर थाने में ही सौंपें, आप किसी भी पुलिस अधिकारी को अपने यूनिट में बुलाकर अपराधी को उसे सौंप सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, डीजी द्वारा किस रैंक तक के अधिकारी को लोकल रैंक दिया जा सकता है। लोकल रैंक यानी LR में बी कन्फर्ड बाय डीजी अप टू द रैंक ऑफ, यानी पूछा जा रहा है कि डीजी किस रैंक तक के अधिकारी को LR दे सकता है, यानी लोकल रैंक दे सकता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा कमांडेंट, यानी कमांडेंट तक के अधिकारी को डीजी लोकल रैंक दे सकता है। इसके ऊपर के अधिकारियों को लोकल रैंक नहीं दिया जा सकता। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाँ, एक बात आपको बता दूं, ये जो लोकल रैंक होता है यह होता है कि आपके कर्तव्य के अनुसार आपने किस तरीके से ड्यूटी करी है, इसके अनुसार आपके पद को प्रमोट कर दिया जाता है, यानी आपका प्रमोशन कर दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, लोकल रैंक रद्द हो जाएगा यदि उसकी पुष्टि नहीं की जाती है। द लोकल रैंक सीज टू एग्जिस्ट इफ़ इट इज़ नॉट कन्फर्म्ड बाई। तो पूछा जा रहा है कि लोकल रैंक जो है वह रद्द किया जा सकता है अगर किस अथॉरिटी ने इसकी पुष्टि नहीं की है, यानी कि कंफर्म नहीं किया है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सेंट्रल गवर्नमेंट विद इन 21 डेज। अगर किसी भी अधिकारी के लिए लोकल रैंक जारी किया जाता है तो सेंट्रल गवर्नमेंट को 21 दिन के अंदर कंफर्म करना ज़रूरी है, नहीं तो इस लोकल रैंक को रद्द किया जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, इंस्पेक्टर तक को लोकल रैंक प्रदान करने का अधिकार किसके पास है। हु इज़ एम्पावर्ड टू कन्फर लोकल रैंक अप टू द इंस्पेक्टर। तो इंस्पेक्टर तक के रैंक को कौन लोकल रैंक दे सकता है। तो इसका सही आंसर है डायरेक्टर जनरल। जो हमारे डायरेक्टर जनरल हैं, डीजी हैं, वही इंस्पेक्टर तक के रैंक को लोकल रैंक दे सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। CISF की कितनी शाखाएं हैं। ब्रांचेज ऑफ CISF। तो पूछा जा रहा है कि CISF की कितनी जो कार्यकारी शाखाएं हैं वो कितनी हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 3 ब्रांचेज, यानी 3 ब्रांचेज, 3 शाखाएं हैं जो कि CISF की हैं। और ये क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है, तो एक बार ध्यान दीजिएगा कि 3 शाखाएं कौन कौन सी हैं। पहला है कार्यकारी शाखा यानी एग्जीक्यूटिव ब्रांच, दूसरा है अग्निशमन सेवा शाखा फायर सर्विस ब्रांच, और तीसरा है मंत्री स्तरीय शाखा यानी मिनिस्ट्रियल ब्रांच। ये तीनों आप याद रखिएगा क्योंकि इसमें से कुछ भी पूछा जा सकता है। अगला क्वेश्चन है, CISF का नियम बनाने का अधिकार किसे है। हु हैज़ द पावर टू मेक रूल्स ऑफ CISF। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सेंट्रल गवर्नमेंट। जो CISF का रूल होता है, जो नियम होता है, वो सेंट्रल गवर्नमेंट बना सकता है। इसके अलावा CISF का डायरेक्टर जनरल, मिनिस्ट्री ऑफ लॉ और सुप्रीम कोर्ट, ये तीनों CISF के रूल को नहीं चेंज कर सकता। देखने में आ रहा है कि बहुत ऐसे साथी हैं जो वीडियो को देखते तो हैं मगर सब्सक्राइब नहीं करते। अगर आप सब्सक्राइब नहीं करेंगे तो CISF LDC से संबंधित अगला वीडियो आप तक आसानी से नहीं पहुंच पाएगा। तो चलिए जल्दी से नीचे दिए गए लाल रंग के सब्सक्राइब बटन को टच कर दें और बेल आइकन को भी टच कर लें। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, बिना वारंट किसी व्यक्ति की तलाशी लेने का अधिकार किस धारा के अंतर्गत आता है। पावर टू सर्च अ पर्सन विदाउट वारंट इज ग्रांटेड एज पर द प्रोविजन ऑफ सेक्शन। तो बोला जा रहा है कि किस धारा के तहत किसी भी व्यक्ति का बिना वारंट का तलाशी लेने का अधिकार है CISF को। इसका सही आंसर हो जाएगा सेक्शन 12 यानी धारा 12। धारा 12 के अंतर्गत CISF को पावर है कि बिना वारंट के किसी भी व्यक्ति की तलाशी कर सकता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, किस धारा के अंतर्गत प्रत्येक बल सदस्य को बिना वारंट किसी व्यक्ति को गिरफ्तार करने की शक्ति प्रदान की गई है। ऑल द मेंबर ऑफ द फोर्स आर empowered टू अरेस्ट ऑफ पर्सन विदाउट वारंट एज पर प्रोविजंस ऑफ सेक्शन। तो किस धारा के अंतर्गत हमारे बल सदस्य यानी CISF के बल सदस्य को बिना वारंट किसी व्यक्ति को गिरफ्तार करने की शक्ति प्रदान की गई है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा
सेक्शन 11 यानी धारा 11 के तहत किसी भी व्यक्ति को गिरफ्तार किया जा सकता है बिना किसी वारंट के। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है CISF एक्ट के धारा 18 के तहत मजिस्ट्रियल पावर किसमें निहित है? हु इज एम्पावर्ड विथ मजिस्ट्रियल पावर्स एज पर सेक्शन 18 ऑफ CISF एक्ट, यानी CISF एक्ट के धारा 18 के तहत किस व्यक्ति को मजिस्ट्रियल पावर दिया गया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा कमांडेंट। कमांडेंट को CISF का मजिस्ट्रियल पावर दिया गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है कमांडेंट के पास कैसी शक्ति निहित है? कमांडेंट इज वेस्टेड विथ द पावर ऑफ। तो कमांडेंट के पास कैसी शक्ति निहित है? तो इसका सही आंसर है मजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास, यानी जो कमांडेंट होता है वो मजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास होता है, पहले फर्स्ट क्लास का मजिस्ट्रेट होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है निलंबन के दौरान बल सदस्य यानी कि ड्यूरिंग सस्पेंशन ऑफ अ मेंबर ऑफ द फोर्स क्या होगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा बल की सदस्यता समाप्त नहीं होती। डज नॉट सीजेज टू बी अ मेंबर ऑफ द फोर्स। अगर कोई व्यक्ति सस्पेंड हो जाता है तो उसके बल की सदस्यता समाप्त नहीं होती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है कौन सी शाखा बल का एक घटक हिस्सा नहीं है? विच ब्रांच इज नॉट अ कंस्टिट्यूएंट पार्ट ऑफ फोर्स। तो CISF का जो शाखा नहीं है वह बताना है। तो ऑप्शन दिया गया है कार्यकारी शाखा, मंत्रालयीन शाखा, अग्निशमन शाखा और रख रखाव शाखा। तो इसका सही आंसर जो होगा वह हो जाएगा रख रखाव शाखा, यानी जो एग्जीक्यूटिव ब्रांच और मिनिस्ट्रियल ब्रांच और फायर सर्विस ब्रांच ये तीनों तो CISF के हैं ही, ये पिछले क्वेश्चन में हम देख चुके हैं। इसके अलावा जो मेंटेनेंस ब्रांच है यह CISF का नहीं है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक CCS आचरण नियम 1964 कामकाजी महिलाओं के यौन उत्पीड़न से संबंधित है? विच वन ऑफ द फॉलोइंग CCS कंडक्ट रूल्स 1964 डील्स विथ सेक्सुअल हरासमेंट ऑफ वर्किंग वीमेन। तो ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसे 2-3-4 बार पूछा जा चुका है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा रूल 3C, यानी जो रूल 3C है यह CCS आचरण नियम 1964 कामकाजी महिलाओं के यौन उत्पीड़न से संबंधित है। थैंक यू। तो इसी के साथ यह 30 क्वेश्चन का सेट समाप्त हुआ। आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताएं। CISF फोर्स मेंबर होने के नाते आपका फर्ज बनता है कि आप इस वीडियो को और भी साथियों के साथ शेयर करें ताकि उन्हें भी इस वीडियो का लाभ मिल सके। तो चलिए अगले वीडियो के साथ फिर आपके साथ मुलाकात होगी। तब तक के लिए धन्यवाद।